काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का आज हमने पढ़ना है। हमारा वो टेम्परेचर वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया था टॉपिक। कुछ याद है क्या होती है काइनेटिक थ्योरी, किससे रिलेटेड है? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस है, क्या मतलब है? स्टेट ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है कि मैटर पढ़ना है? काइनेटिक थ्योरी से पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट्स होते हैं। अच्छा, ओके ओके। क्यों? मैंने फातिमा अभी सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर लिखा है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो डिटेल के साथ। वैसे अगर हम इसके नाम पे जाएं, सिर्फ नाम को चेक करें अखबार, तो काइनेटिक का क्या मतलब होता है? मूवमेंट या मोशन, ठीक है ना? काइनेटिक ऐसे ही। थियरी तो थियरी होगी, और मैटर, मैटर क्या चीज है? ये तो बचपन में सबसे पहली जो डेफिनेशन याद की थी वो यही की थी, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। याद है ना? तो कितनी तरह का मैटर है? 4 तरह का। उसमें सिर्फ 3 मेजर कौन कौन सी टाइप्स हैं? सॉलिड। क्या? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। तो सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस की मूवमेंट, सॉलिड को मूव करते हुए देखा किसी ने? ये मूव कर रहा है, व्हाइट बोर्ड आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो क्या चीज मूव करती है? पार्टिकल्स। ये सब किससे बने हुए हैं? केमिस्ट्री में जिस चीज को आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं ना, फिजिक्स में उसको पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है? पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम काइनेटिक थ्योरी में देखते हैं। तो पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? हम सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस को कंपैरिजन में यहां पे लिखने लगे। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ठीक है जी? मैटर की ये 3 स्टेट्स। तो हाथ यहां तक ओके। काइनेटिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें पता है कि काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट, मोशन। किस चीज की? पार्टिकल्स की, जिससे मिलके मैटर बना हुआ है। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, 3 उसकी स्टेट्स हैं। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देखना पार्टिकल्स कैसे हैं। Exactly. Solids, they have fixed shape and वॉल्यूम। fixed volume. क्यों या कैसे? अगर मैं सॉलिड को देखूं और उसमें पार्टिकल्स देखूं, तो उसके पार्टिकल्स ऐसे अलाइन हो रहे हैं। ठीक है? Liquids, they have no fixed shape, but they have फिक्स वॉल्यूम। fixed volume। मतलब क्या है? दूध वाला आता है, दूध लेते हो, जैसा भी बर्तन हो वैसे ही दूध अपनी शेप बना देता है। जग में लोगे जग जैसा हो जाएगा, यूटेंसिल में लोगे देगची में वैसा हो जाएगा, ग्लास में लोगे ग्लास जैसा हो जाएगा। ठीक है? उसकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। 1 लीटर लोगे या 2 लीटर, फिक्स है ना वॉल्यूम। शेप फिक्स। इधर पोटैटोज खरीदोगे, शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम। गैसेस हैव नो फिक्स्ड shape
नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है जी, ये तो क्या नंबर 1 पॉइंट। शेप एंड वॉल्यूम की बात हमने तीनों की कर ली। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसी है? टाइटली पैक्ड। ये Loosely packed. हाँ Slightly loose there. लूजली पैक्ड, स्लाइटली पैक्ड, नॉट पैक्ड के पैक्ड, क्या बिल्कुल। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, टेक्निकल वर्ड बताओ क्या लिखूं? Slightly there. पैकिंग वाली चीजें हिलती। डब्बा तुमने पैक किया बर्तनों का और बर्तन अंदर से हिल रहे हैं, तो घर जाओगे ना तो बर्तन नहीं मिलेंगे तुम्हें। Molecules are close together but not tightly packed. ओके, मॉलिक्यूल्स आर, क्या कह रहे हो भान? Close together but not tightly packed. क्लोज टुगेदर Pass और क्लोज, व्हाई क्लोज? pass है. आस पास है कुछ। ओके, कोई और वर्ड ना लिखने में मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की बात ना करें। They are tightly packed because solids they are tightly packed by Forces of attraction. ये बताओ ना यार, molecules have क्या चीज? strong, Forces of attraction. Intermolecular force. thank you, टेक्निकल वर्ड्स लेके आओ बेटा। strong inter molecular forces, कैसी? strong molecules have Slightly weak. so they are in a constant state of motion. अब ये वाले सॉलिड्स ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में नहीं है। कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, अगर ये दोनों मोशन में है तो दोनों के मोशन में कोई फर्क है? Yes, yes, sir. कौन सा? वो वाइब्रेट करते हैं. Randomly वो. ये क्या करते हैं? कौन सी मोशन? Vibrate. वाइब्रेटरी मोशन। कांस्टेंट स्टेट ऑफ Random. रैंडम। वीक फोर्सेस की वजह से ये रैंडम मोशन में है। ठीक है, अभी हम इसकी और भी डिस्कशन करेंगे। और इनमें नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, पार्टिकल्स फ्री
and occupies all the space provided to them. इस कमरे में हम अगर एक अगरबत्ती जलाएं और पूरे इस कमरे में उसकी स्मेल हो जाए, वो गैस पार्टिकल्स सब जगह चले जाओ, ठीक है। इसमें क्या होती है, रैंडम मोशन, कहां पर, विद इन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। विद इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी उस लिक्विड से बाहर नहीं निकलते, उसके अंदर ही अंदर घूम फिर रहे होते, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये। और ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहे होते हैं। वाइब्रेटरी अपनी जगह पे राइट लेफ्ट मूव करना, वाइब्रेटरी मोशन पेंडुलम की, ठीक है। सर एक ऐसा कुछ और करेंगे, क्योंकि उनके बीच में एक सेकेंड क्या है, ये रीजन है बेटा, ठीक है, ये रीजन है जो इस सारे चीज को करता है। इनके दरमियान में वीक इंटरमोलिक्यूलर, नो फोर्सेस, एंड इसमें दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है, इजी पीजी है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम हीट देते हैं किसी को तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर मैं इन तीनों को हीट दूं तो इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देगी, तो इनकी मोशन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? गैस पार्टिकल्स की अगर हम इंटरनल एनर्जी ज्यादा कर दें तो ये पार्टिकल्स और स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है ना। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, यानी नीचे आग जला देते हैं पार्टिकल्स, इनकी मोशन भी इंक्रीज हो जाएगी ना। सॉलिड्स में क्या होगा, मकसद अगर ये एक पार्टिकल है, मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला, ये बेचारा राइट पे यूं यहां तक वाइब्रेट कर रहा था और लेफ्ट पे यहां तक वाइब्रेट कर रहा था, तो अब हीट देने से क्या होएगा, ज्यादा वाइब्रेट करेगा। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अपनी यहां तक वाइब्रेट करेगा, और स्पीड से वाइब्रेट करेगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप पेंडुलम मूव कर रहे हो तो उसको थोड़ी सी फोर्स दो, तो किस चीज पे फर्क पड़ता है, उसके एम्पलीट्यूड पे। और यार तुमने कभी स्विंग नहीं ली, जब जोर लगाते हो तो क्या होता है, जल्दी जल्दी पास करते हो, नहीं, टाइम उतना ही लगता है, चाहे तेज से जाओ चाहे स्लो स्लो जाओ, एक पेंडुलम ने उतना ही टाइम लेना, लेकिन उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से वो इंक्रीज हो जाती है। चूल्हा तेज यूं होता है, ज्यादा बड़ा स्विंग हो जाता है, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर ये पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा भाई। जैसे वो वेव का एम्पलीट्यूड नहीं होता ये वाला, तो वो और इंक्रीज कर यूं हो जाए, पहले इतना एम्पलीट्यूड था, अब कितना हो गया, इतना। हीट देने से इसका भी एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, तो ओवरऑल सॉलिड का साइज थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया हीट करने से, एक्सपैंड नहीं हो जाएगा। ये रीजन है एक्सपैंड होने कि सारे पार्टिकल्स जब ज्यादा विगरसली वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा और पुश कर, तो उससे हीट देने से ओवरऑल उसका वॉल्यूम इंक्रीज। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, तो अगर कोई सवाल नहीं तो ये बताओ, लिक्विड्स इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे जब हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और गैसेस वो भी करती हैं,
डिफ्यूज जल्दी होगी। वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर कुकर फटता है कभी देखा है किसी ने, यहाँ सुने? प्रेशर कुकर की नोजल बंद हो जाए ना और आपने उसको रखा हो चूल्हे के ऊपर, फिर एक धमाका होता है, तो उसमें से क्या निकलती है? स्टीम एंड लिक्विड, और सारा खाना दीवार पे चिपका हुआ होता है, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो प्रेशर कुकर को 1/4 ऊपर से एम्प्टी रखना होता है। लोग ऊपर तक पानी भर देते हैं और दाल भर देते हैं, दाल फंस जाती है ज्यादा। तो 1/4 उसको एम्प्टी रखना है आपने, ताकि वो स्टीम बने और वो बाहर निकल सके। ओके, ये प्रिकॉशन होता है, ये बताता ही कोई नहीं। ओके, तो गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, लिक्विड सारे क्या होते हैं? जब इसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा जोर से वॉल्स को प्रेस करेगा ना, हिट करेगा जाके। तो दिस इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये प्रेशर हो जाएगा ना, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। सर जी, जो गैसेस होते हैं जब हम उन्हें हीट देते हैं तो वो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं या फिर वॉल्स के साथ, मुझे क्या होता है? ऑल राइट। अबान ने ये कहा है कि जब गैसेस के पार्टिकल्स को हीट मिलती है तो उनकी मोशन तो तेज हो जाती है, तो वो क्या आपस में टकराते हैं या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराते हैं? तो क्या ख्याल है आपका? दोनों के साथ टकरा। आपने कभी सोचा है यहां से मोटरवे पे जाते हैं तो वो कलर कहार पे ट्रक्स के टायरों पे वो पानी क्यों डाल रहे होते हैं? ब्रेक्स गर्म होने से क्या होगा? अगर मैं लैंड क्रूजर पे जा रहा हूं, मेरी ब्रेकें नहीं गर्म होंगी? सर टायर्स हीट अप हो जाते हैं जब उनकी फ्रिक्शन होती है रोड के साथ। हाँ जी, मैंने खुद लैंड क्रूजर को टायर बर्स्ट होने के बाद कल्टी होते आंखों से देखा है। चक्री पे होता क्या है, आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग साइंटिस्ट, आपके माइंड्स हैं साइंटिफिक, आपको पता होना चाहिए। अगली ब्रेक के साथ डिस्क होती है लोहे की, जब ब्रेक लगती है तो वो डिस्क क्या हो जाएगी? गर्म। तो लाहौर से लेके कलर कार तक आप सारा डिस्क से उसको गर्म होगी। जब वो गर्म हो जाएगी डिस्क, तो उसकी हीट से जो टायर है उसके अंदर जो, थैंक यू वेरी मच, जो एयर आपने तोन के भरी हुई है पहले से, उसके पार्टिकल्स को भी हीट मिलेगी ना, किधर जाएंगे फिर? ये करें। तो ध्यान रखना होता है, कभी मत सोचना हम तो गाड़ी में जा रहे हैं हमारी गाड़ी तो नहीं गर्म होती, सब क्यों होती, ब्रेक लेना चाहिए बीच में। ठीक है, ओके। हाँ, तो बेटा जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इन पार्टिकल्स की, इनकी मोशन रैंडम हो जाएगी, चाहे वो सॉलिड्स हो और इंक्रीज हो जाएगी मोशन, चाहे वो सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड्स हो, चाहे वो गैसेस हो। तो लिक्विड्स में और गैसेस में क्या होता है? दे आर फ्री टू मूव, तो वो फिर जाके कंटेनर को और एक दूसरे को ज्यादा जोर से पुश करते हैं, तो उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो काइनेटिक थ्योरी इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अरेंजमेंट कैसी है, रीजन क्या है उसका, मोशन कैसी है, रीजन क्या है उसका। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिक्विड में से एनर्जी निकालना शुरू हो जाए, जैसे आप लोगों की एनर्जी रोजे की वजह से निकल गई, तो हिलना आसान होता है, फिर ऐसा ऐसा मोशन काम होती है, फिर एंड में लेट ही जाते हैं, हिलते नहीं है ना। तो जब ये पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड की एनर्जी आप निकालते जाओगे तो ये क्या होते जाएंगे? इनकी मूवमेंट स्लो, और ये करीब आना शुरू हो जाएंगे, तो ये लिक्विड क्या करेगा? हॉट, और फिर क्या बन जाएगा? ग्रेजुअली सॉलिड। जब ये बिल्कुल हिल वाइब्रेट कर रहा है, सॉलिड में स्टेट चेंज हो जाए। इसी तरह ये, इसको हीट दो दो, क्या करेंगे? पहले तो ये मूव करते रहेंगे, फिर एकदम से इधर ही निकलेंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आगे ही चल पड़ेंगे। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है या हीट, दैट इज द मेन कॉज जो मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट, वाइब्रेटरी से रैंडम मोशन और फ्री मोशन की तरफ लेके जा। गैसेस मैंने आपको बताया सब तरफ जा रही है, अगर हम इनकी एनर्जी निकाल दें तो पहले ये क्या बनेंगे और फिर गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। यहां से सॉलिड से लिक्विड्स मेल्टिंग, मेल्टिंग से गैसेस बॉयल, और रिवर्स में क्या है? बॉइलिंग से इधर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। ठीक है बेटा,
ये ये प्रोसेस है, ये नोट कर लो। उधर से इधर ये होता है, इधर से वापस वो होता है। ठीक है, फ्रीजिंग क्या होएगा, लिक्विड से सॉलिड, जैसे वाटर फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और स्टीम से लिक्विड बनेगा तो उसको हम कंडेंसेशन, कंडेंस हो। सर इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या फर्क होता है? इवेपोरेशन बताते हैं, पहले ये लिख लो, बताता हूँ। काइनेटिक थ्योरी आपने ये भी जो मैंने बताई है, इसको बेटा अपनी बुक से और केमिस्ट्री की बुक से, दोनों जगहों से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इस सिंपल का मतलब ये है कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर गैस से लिक्विड में क्या होता है, कंडेंसेशन? क्या ख्याल है तुम्हारा, गैस से क्लाउड्स जब बनते हैं तो क्या होता है? पता नहीं सर। वो स्टीम से जब क्लाउड बनेंगे तो क्या होएगा? कंडेंसेशन। थैंक यू। ये तो गैस नहीं होती, स्टीम से क्लाउड गैस ही है, क्लाउड। क्लाउड गैस नहीं है, वही जान है बेटा, क्लाउड इधर से गुजरेगा सारा गीला हो जाएगा। हाँ, सर लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड। फ्रीजिंग। तो क्लाउड्स क्या होते हैं? वाटर। अच्छा। सर गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन होगी ना? गैस है सॉलिड सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट होना विदाउट मेल्टिंग, वो है सब्लिमेशन। ओके, सॉलिड से गैस में, सर उसकी एप्लीकेशन करिए लाइफ में। और घर में तेरे फरनैल की गोलियां हैं नहीं है? फायर। हाँ, वो सफेद रंग की जो होती है, वो जो बड़े ट्रंकों में डालते हैं, जब बिस्तर बंद कर रहे होते हैं ना, वो भी डाल देते हैं बीच में। उसको चूल्हे पे रखी, देखी सारे घर में फरनैल की बू जाएगी तेरी। वो मेल्ट ही नहीं होती, डायरेक्ट जाता है, एवापोरेट करता है। ठीक है, और ना पूछिए मेरे से उसकी एग्जाम्पल। अच्छा, और ये होता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट KMnO4। अब तुम्हें थोड़ी सी केमिस्ट्री में पढ़ा दूं, होशियार कर रहा हूं तुम लोगों को। पोटेशियम नाइट्रेट होता है बिल्कुल चुकंदर का कलर नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, रेडिश का। हाँ, और उसको भी गर्म करें तो उसके भी क्रिस्टल ऐसी सीधे हवा में इवेपोरेट होते हैं, मेल्ट नहीं होता। और ये अब गर्मी आ रही है ना, उन्होंने बड़े बड़े ग्लास के मर्तबान इस तरह से रखे होते हैं, बॉटल्स बड़ी वाली, और उसमें ऐसे ही पर्पल कलर का लिक्विड डाला होता है, इसको कांजी का नाम दिया होता है, कभी मत पीना। वो पोटाशियम नाइट्रेट डाला होता है, जहर उन्होंने उसके अंदर। हाँ जी, काली गाजरों का जूस, वो नहीं, वो घर में बना के पी लो, वो ना पीना बेटा, पोटाशियम नाइट्रेट होता है उस पेट में। ओके, वापस आ जाओ। तो और तो नहीं एग्जाम्पल्स चाहिए सब्लिमेशन की? थैंक यू वेरी मच। ओके, ये हो गया, इसको पढ़ना है बेटा। अब बात होगी इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। मिटा दूं ये? अब सर बॉइलिंग कहां पर होती है वाटर की? 1000 डिग्री, 1000 डिग्री। हाँ, बॉइलिंग मोहम्मद, बॉइलिंग 100 डिग्री। बॉइलिंग 100 डिग्री पे होती है वाटर की, 0 डिग्री पे होती है? पक्का? सर 100 डिग्री। चलो ठीक हो गया, शाबाश। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। और इवेपोरेशन 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है जब। ओके यार, ये मैं लिखता हूँ 0 डिग्रीज, ये है 100 डिग्रीज। याद है ना इसको हमने क्या, वो कौन सा फिक्स पॉइंट था? लोअर फिक्स पॉइंट। हाँ, वो वाला, वही वही, या पर लोअर। लोअर। अच्छा जी, यहां से लेके यहां तक वाटर का टेम्परेचर इधर की जाना है 100। अगर मैं 100 पे बॉयल हो रहा है वाटर, ये वाटर बड़ा बॉयल हो रहा है पार्टिकल्स और ऐसे, ये हमने बर्नर लगाया हुआ। बात में इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो सकता है। अगर मैं आग तेज कर दूं या एक बर्नर और लगा दूं यहां, बल्कि दो और लगा, बड़ी आग कर दी, टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाएगा। यस। यस, हो सकता है। कितना को हो जाएगा? डिस्टिल्ड वाटर ना हुआ तो और कितना को हो जाएगा? प्योर वाटर 100 एंड, मोहम्मद का ख्याल 110 तक जा सकता है। ओके, अब साहब का क्या ख्याल है?
उसने भी क्या 110। फातिमा सर 105। 105 ऑप्शन है कौन? फातिमा कह रही है नहीं पहले ही रुक जाएगा। अच्छा 105 या 110 पर रुक गया तो मैंने बर्नर और बढ़ा दिए, 50 बर्नर्स लगा दिए नीचे, फिर कितना टेम्परेचर हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। सर फिर तो एवापोरेट हो जाएगा। और बेटा वो 100 पे ही हो जाएगा जो आप सोच रहे हो ना, आप वो 100 पे ही हो जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता होगा। रीजन क्या है? देखो बॉइलिंग पे होता क्या है, बॉइलिंग पे होता है कि इस पार्टिकल के पास 100 डिग्रीज पे, मैं इसको रेड कर लूं ताकि आपको नजर आ जाए, 100 डिग्रीज या बॉइलिंग पॉइंट पे पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि इट कैन फ्रीली एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ये यहां से क्या करेगा? एस्केप कर जाएगा। तो इसको कहते हैं बॉइलिंग। उससे पहले इसके पास कम एनर्जी, तो ये एस्केप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी हो जाती है? इतनी हो जाती है कि वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली एस्केप कर जाए। तो ये तो एस्केप कर गया, बाकियों का टेम्परेचर जैसे जैसे 100 होता जाएगा वो एस्केप करते जाएंगे। तो 110 हो सकेगा कभी यहाँ पे, या 105? ओके ठीक हो गया, नहीं हो सकता। लेकिन भाईजान मैंने इस वाटर का टेम्परेचर लेके जाना है इतना, तो क्या करूं? दोहा साहब टेम्परेचर इस बीकर का ना मैंने 2000 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, और मैं चारों के वाटर वाटर ही ले, स्टीम भी ना बने, मतलब स्केल भी ना करे स्टीम बन के, लिक्विड ही रहे। हो सकता है? हो सकता है। कैसे? गुड, ये सही बच्चा है। ये बच्चा कह रहा है कासिम कि भाईजान इसके ऊपर लगा दें लिड, सील कर दें इसको, और मोटा कंटेनर लेंगे बहुत हैवी किस्म का, मेरी बढ़िया कि फट भी ना सके, इतना मोटा। ये तो और मोटा कर दिया। अब कोई ऐसी मेटल है जो 2000 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव कर सकती है सपोजिटली। आप इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा। कहीं एस्केप कर सकते हैं? नहीं। तो अब इनका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? लेकिन अगर इनको इतनी सी भी ओपनिंग मिली, ये सीधा भाग जाएंगे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब ये सिचुएशन रियल लाइफ में कहां होती है? होती है भला? होती है अर्थ के अंदर। मैग्मा पत्थरों को, हर चीज को उसने मेल्ट किया हुआ होता है। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, तो वाटर का टेम्परेचर क्या कर देता है? क्योंकि मैग्मा का खुद टेम्परेचर कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस, तो पानी इतना। तो अब उससे क्या होता है? एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ड हो, जहां कहीं से, वो तो मैट्रिक्स ऑफ टन्स के नीचे होता है ना ये मैग्मा, तो जहां से उसको कहीं से वीक जगह मिलती है, वहां पे क्या होती है? फिर इरप्शन। ओ सॉरी, बिलियंस ऑफ टन्स जो डस्ट और वो सारी चीजें हवा में जाती है उस प्रेशर से, इतना प्रेशर होता है, ऐश बनती है। और ये समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर कहां पे बॉयल करते हैं? 100 डिग्रीज पे, दैट इज फिक्स। वहां पे उसके वेपर्स, पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। सर मगर ये फिर स्टीम नहीं बन जाएगा? हाँ उसी वक्त बन जाता है, गैसेस निकलती हैं। सर वाटर का टेम्परेचर 2000 नहीं, स्टीम का होगा। वो अंदर होगा ना, अंदर जब वो जैसे इरप्ट होएगा तो मैग्मा नहीं रहेगा, लावा बन जाएगा। जमीन के अंदर क्या कहते हैं उसको? मैग्मा। जमीन के अंदर लावा नहीं कहते उसको। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, जो लोग उसको भी लावा कह रहे हैं और बाहर भी लावा नहीं, विद इन द सरफेस इट इज मैग्मा। ओके, सर पहले जो है सरफेस और यानी ऊपर जब एक कंटेनर होता है उसके नीचे वाले वेपर्स पहले जल्दी इवेपोरेट हो गए which is which are in contact, लेकिन वो ऊपर आते आते अपनी एनर्जी दे देते हैं, यानी तो सर ओवरऑल सारे में स्प्रेड हो गई। ठीक है, सर तो लेकिन ऊपर वाला समझ रहा हूं तुम्हारा मसला, भी रुक जाओ। अच्छा 100 पे ही बॉइलिंग होएगा वाटर का, 50 पे वाटर बॉयल होता है, 30 पे। इवेपोरेशन कहां पे हो सकती है? 0 से ऊपर।
ये जैसे आपने वो मनी प्लांट लगाया हुआ है घर में, ठीक है, तो उसके लीव्स और उसमें आपने पानी डाला होता है, 5-6 दिनों बाद पानी खत्म कम हो जाता है, फिर आप पानी डालते, ये पानी किधर जाता है? थोड़ा सा तो ये ले लेते हैं, बाकी किधर जाता है? अवेपोरेशन। यहां से इसके अवेपोरेशन होती है। अवेपोरेशन कहां से होती है? हमेशा सरफेस से, और बॉइलिंग कहीं से भी हो सकती है नीचे, ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। तो अवेपोरेशन टॉप लेयर से होगी, वो क्यों? देखो, हमने ये कहा है कि इधर पार्टिकल्स के पास डिफरेंट एनर्जीज हैं, ये इसके साथ कोलाइड हुआ तो उसने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी, ये ऊपर वाले के साथ हुआ तो उसके अंदर पहले एनर्जी थी, उसको ये बाकी एनर्जी मिली तो वो यहां से एस्केप कर गए। तो जो सरफेस पे है ना, उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, जरा सी उनको और एनर्जी मिली तो वो एस्केप कर गए, इसलिए सरफेस से होती है एवेपोरेशन। 100 पे एवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है और 0 पे बहुत कम होता है, यानी इस पूरे रेंज पे एवेपोरेशन होती है। तो 0 हो सकती है। पूरी इधर एवेपोरेशन हो रही है, लेकिन यहां पर क्या होती है, उसकी स्पीड या रेट बहुत तेज हो जाती है। कासिम कह रहे हैं कि 0 पे होती है एवेपोरेशन, रेट तो स्लो हो जाता है, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर। फ्रीजर में देखा फ्रॉस्ट जमीन में किधर से आती है? इधर से, ओके, लेकिन कम होती है। तो आप एवेपोरेशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि एवेपोरेशन किस वजह से होती है? एनर्जी की वजह। एनर्जी कहां से आती है? व्हेन पार्टिकल्स दे कोलाइड। तो पार्टिकल्स के कोलिजन को आप रोक सकते हैं? नहीं। जैसे ही वो कोलाइड करेंगे, दे विल ट्रांसफर, दे विल गिव अप देयर हीट एनर्जी टू द अदर पार्टिकल्स, तो उससे वो निकलता है। सर इनके वाले पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सोर्स से, सराउंडिंग से। इसको कहां से मिलेगी? सराउंडिंग से। अच्छा, अब होगा क्या? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज और है। ये पार्टिकल जब यहां से स्केप करेगा एवेपोरेशन में, ये पार्टिकल जब ये स्केप करेंगे तो ये इनकी एनर्जी लेके भागे हैं ना यहां से, तो इधर एनर्जी क्या हो जाएगी? लो। तो एवेपोरेशन कॉजेस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, ठंडक महसूस होती है, ओके। आप कुछ स्प्रे करते हो हाथ पे, परफ्यूम, वो सारा फौरन एवेपोरेट करता है, तो आपके वो हाथ से एनर्जी भी लेके जाता है, तो इसलिए वहां पे ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? ये जो होता है वो पेन रिलीफर और इस तरह के विक्स वगैरह जब वो लगाते हैं, तो वो आपके यहां से एनर्जी लेके वो एवेपोरेट या एस्केप करते हैं, तो दे कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो एवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग इफेक्ट, मैं लिख लूं। खुदा ना खास्ता किसी में बॉइलिंग वाटर गिरे तो कूलिंग इफेक्ट होता है उसका, बहुत सख्त जलन होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग में ये कूलिंग इफेक्ट नहीं आता, हीटिंग इफेक्ट, ये डिफरेंस है मेजर। evaporation can take place at any temperature while boiling takes place only at boiling point, ये भी लिख लो। evaporation किस पे डिपेंड करती है? सरफेस पे। ये रेट ऑफ evaporation, स्पीड ऑफ evaporation जिसको कहेंगे आप, रेट ऑफ evaporation डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। चाय का मग है उसमें या दूध का, तो वो गर्म रहेगा काफी देर तक, जैसे आप उसकी सॉसर में उसको डालते हैं, यू आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, तो जल्दी ठंडा हो जाता है ना। क्यों? evaporation ज्यादा होती है। अगर आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं ऐसे कुड़ुंच मुड़ुंच करके लटकाएंगे तो वो देर से सूखेंगे, और अगर आप उनको फैला के डालेंगे तो जल्दी सूखेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मोर evaporation।
more rate of evaporation. और क्या होता है? Temperature. Thank you very much. More temperature, more increase in the rate of evaporation. ये दूसरा फैक्टर है. ड्राइनेस ऑफ एयर. अगर हवा में नमी नहीं है तो कराची में जरा देर से कपड़े सूखते हैं क्योंकि पहले ही मॉइस्चर है एयर में, तो ड्राई एयर में जल्दी चीजें खुश्क होती हैं. ड्राइनेस ऑफ एयर. चौथा फैक्टर क्या है? एक फैक्टर रह गया, जल्दी से बताएं, फिर हमारा इवेपोरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो काइनेटिक थ्योरी और इवेपोरेशन दोनों हमने कंप्लीट कर लिए. कल हम करेंगे हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक. ठीक है, तो इसका चौथा फैक्टर बताओ जल्दी से. शाबाश. हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड. कितना प्यारा बच्चा है. वेरी गुड शाहजेब. नेचर ऑफ लिक्विड. इधर पेट्रोल रखा और पानी रखा हो, किसकी स्मेल पहले आ जाएगी? या वो जो नेल रिमूवर होता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर जिसको कहते हैं, वो भी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है ना. हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड. शाबाश. ठीक है बेटा, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है. हमने देख लिया कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, वेयर बॉइलिंग टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट. फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर होती है. इवेपोरेशन कॉजेस सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. राइट, ये जरूरी है. पसीना आपका खुश्क होता है, आपको ठंडक सी फीलिंग्स आती है, इस वजह से आती है. ओके, और ये वो चार फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं. नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड ड्राइनेस ऑफ एयर. कोई सवाल यहां तक प्लीज पूछ लो.